वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं तुम्हारी वैदी मैम और आज हम पढ़ने वाले हैं की वर्ड्स चैप्टर 11 के। बहुत इंपॉर्टेंट है, बने रहना है मेरे साथ क्योंकि ये सारे वो वर्ड्स हैं जो किस में लिखे हुए आते हैं, मार्किंग स्कीम में लिखे हुए आते हैं। तो जैसे ही क्वेश्चन आया और मार्किंग स्कीम में जब कोई चेकर चेक कर रहा है, अगर कोई टॉपिक है उसके अंदर ये सारे कीवर्ड्स लिखे हुए मिल गए तो तुम्हारा आधा मार्क्स भी कटने का कोई चांस नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहाँ पढ़ने वाले हैं हम? इसी चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको मिलता है कंटेंट फ्री, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, वो भी किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, पेज उठाओ, पेन उठाओ। पेज तो हो गया होगा क्योंकि हमारे माइंड मैप्स हो चुका है इस चैप्टर का। तो अब क्या करेंगे, देख लेना अगर उसमें से कुछ चीज मिस आउट हो गई हो तो कीवर्ड्स में से हम पढ़ पढ़ के वो चीज वहां पे क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। ठीक है, तो बुक ओपन करो, कॉपी ओपन करो और पेन साथ में रखो। जो जो चीजें मैं मार्क करवाती चलूं, मार्क करते चलना। तो सबसे पहला टॉपिक, जैसे ही वर्ड बायोटेक्नोलॉजी आया तो क्या आता है दिमाग में, अरे मैम प्रोसेस है ये तो, पर क्या हम अपने मतलब के लिए, मैंने बताया था इंसान क्या है भैया, बहुत मतलबी। तो वो क्या करेगा, वो माइक्रोब्स को भी नहीं छोड़ेगा। उसने बोला कि माइक्रोब से मैं अपने यूज के लिए, अपने बेनिफिट के लिए कोई भी चीज अगर एक्सट्रैक्ट कर सकूं तो उसको क्या बोलेंगे हम, बायोटेक्नोलॉजी। तो देखो, टेक्निक यूज ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेसिकली अब बोलोगे मैम आपने तो माइक्रोब्स बोला, हाँ मेजर सोर्स हम सारा माइक्रोब्स ही यूज कर लेते हैं, पर ऐसा नहीं कि सिर्फ माइक्रोब्स है, हम बाकी कोई भी एनिमल अपने बेनिफिट के लिए यूज कर रहे हैं, फॉर ह्यूमन मैनकाइंड। तो देखो जरा, तो टेक्निक ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म और एंजाइम फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड प्रोसेस यूजफुल टू ह्यूमंस। अब बोलोगे मैम इसमें मेन चीज क्या लिखनी है, वापस इसके चांसेस थोड़े कम होते हैं पूछने के, पर फिर भी हम याद करके जाएंगे क्योंकि हम आधा मार्क्स भी कटना अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या है ये, देखो जल्दी से। तो क्या है बायोटेक्नोलॉजी? टेक्निक है जिसमें किसका यूज हो रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर और उनके प्रोडक्ट्स। अब यहाँ एंजाइम्स लिखा है तो इसको हम एक वर्ड में क्या कंक्लूड कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स बोल सकते हैं। ठीक है, टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड प्रोसेस यूजफुल टू ह्यूमन। में बोला था ना कि इंसान बहुत मतलबी है, तो अपने काम के लिए उसने अगर दूसरे ऑर्गेनिजम्स का यूज कर लिया या ऑर्गेनिज्म से निकला हुआ कोई प्रोडक्ट यूज कर लिया तो उसको, और जिस टेक्निक का यूज करके ये सारी चीजें बनी है, तो इसी को किसके अंडर पढ़ते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। हुआ क्या इतना क्लियर? मूव करें आगे। तो देखो अब शुरू होंगे मेन वर्ड्स। अब अगर मैंने बोला कि बताओ बायोटेक्नोलॉजी को मेन दो डिसिप्लिन में डिवाइड करना है, तो कौन सा है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं माइंड मैप में, सिर्फ वर्ड्स लिखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर मैंने बोला कि बायोटेक्नोलॉजी को दो वर्ड्स में हमको डिवाइड करना है, तो कौन से दो वर्ड्स है? पहला वाला कौन सा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। दूसरा वाला कौन सा है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। याद आया? तो देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग बेसिकली होता क्या है, जेनेटिक मतलब क्या, डीएनए, आरएनए, या फिर उसी को हम क्या बोल सकते हैं, जेनेटिक मटीरियल। तो देखो जेनेटिक मटेरियल है, अब उसमें मैं क्या कर रही हूं, उसमें कुछ अल्टरनेशन कर रही हूं, मतलब या तो कोई जीन हटा रहे हैं, या तो कोई जीन डाल रहे हैं, या तो किसी और का जीन उठा के इसमें इंसर्ट कर रहे हैं। तो देखो अल्टरनेशन हो रहा है, और जब कोई चीज अल्टर हो जाएगी, मतलब कि दूसरे ऑर्गेनिज्म में से एक जीन निकाला और कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए में इंसर्ट कर दिया, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो शॉर्टकट में इसको कैसे लिखते हैं, आरडीएनए। हुई बात, आई बात समझ में? इसी को तुम एक्सप्रेस किस फॉर्म में करोगी, जीन क्लोनिंग या फिर जीन ट्रांसफर। अब क्लोन कर रहे हैं या फिर जीन ट्रांसफर कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी बताया, जैसे तुम्हारे मार्वल के मेजॉरिटी सुपर हीरो ऐसे ही बने, जैसे ले लो स्पाइडरमैन। अब बोलोगे मैम आपको स्पाइडरमैन बहुत पसंद है, ऐसा नहीं है, मैं कोई दूसरा एग्जाम्पल लेके भी समझा सकती हूँ, पर स्पाइडरमैन समझने के लिए थोड़ा ईजी है। अब है ह्यूमन, उसमें कैरेक्टर किसके है, मकड़ी के, है ना? तो मकड़ी का जीन निकाला और इस ह्यूमन के जीन में, या जीन नहीं बोल सकते, ह्यूमन के डीएनए में क्या कर दिया, फिट कर दिया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जीन ट्रांसफर। रिजल्ट क्या हुआ कि यही चीज, अब ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक ही सेल में रहेगी, पूरे सेल्स में ये चीज चेंज हो जाएगी। ठीक है, और क्या हुआ, तो तुम्हारा अल्टर हो गया जेनेटिक मटेरियल, और जो अब ये स्पाइडरमैन बना है तो हम बोलते हैं ये तो सुपर ह्यूमन है, पर सुपर ह्यूमन बोलो, पर ज्यादा करेक्टली क्या है बोलना, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। आई बात समझ में? वापस एग्जाम में स्पाइडरमैन का एग्जाम्पल लिख के मत आना, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, तो दूसरा कौन सा प्रिंसिपल हमने बोला था जेनेटिक इंजीनियरिंग के अलावा, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या है? अब देखो ऐसा समझो कि अभी तक चलो स्पाइडरमैन मैम आ गया समझ में, अगर हमने कोई ऐसी चीज बनाई है जो हम अपने बेनिफिट
के लिए बनाना चाहते हैं, जैसे मैम जैसे इंसुलिन, ठीक है, या फिर इंसुलिन ही ले लो। अब जैसे पहले इंसुलिन किससे निकलता था ये तुम अगले चैप्टर में पढ़ोगे, पर इसका लॉजिक तुम यहाँ पढ़ सकते हो कि मैम पहले इंसुलिन स्लॉटर्ड एनिमल के पैनक्रियास से एक्सट्रैक्ट करते थे, पर उससे होती थी एलर्जी, इसलिए अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से ह्यूमन का जो इंसुलिन वाला जीन है वो निकाला और किसके अंदर डाल दिया, ई कोलाई के अंदर, और बोला चलो ई कोलाई अब तुम इसको प्रोड्यूस करके बताओ। तो हमने बायोटेक्नोलॉजी क्या बोला था, या तो वो ऑर्गेनिज्म या तो ऑर्गेनिज्म का बनाया हुआ प्रोडक्ट। तो इस केस में प्रोडक्ट क्या हुआ, इंसुलिन। कौन बना रहा है, ई कोलाई, पर वो इंसुलिन एज इट इज बन रहा है जैसे इंसान में बनता था। आई बात समझ में। अब देखो जो इंसुलिन ये बन रहा है, तो ये इंसुलिन क्या तुम इतनी मेहनत करके इतने लेवल पे इतना थोड़ा जरा सा बनाओगे लैब में, नहीं, इसको तो बल्क लेवल पे बनाना है। तो जब कोई भी प्रोडक्ट, कैसा प्रोडक्ट, रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट, जनरली ये प्रोडक्ट कैसा रहेगा, कोई ना कोई प्रोटीन रहेगा। मैम कैसे, इंसुलिन क्या है मैम, एक हार्मोन है, और हार्मोन क्या होता है, प्रोटीन। वापस एंजाइम्स क्या है मैम, वो भी तो एक प्रोडक्ट है, हाँ, पर एंजाइम भी क्या है, एक प्रोटीन, और प्रोटीन कोड किससे होता है, जीन से। ये तुम टर्म 1 में पढ़ चुके हो कि जीन फाइनली क्या बनाता है, एक प्रोटीन। नहीं याद आ रहा हो तो देखो सेंट्रल डॉगमा तुमने पढ़ा था, जिसमें डीएनए में सारी इंफॉर्मेशन लिखी रहती है। डीएनए के अंदर किस फॉर्म में रहता है, जीन के फॉर्म में। जब डीएनए सबसे पहले क्या बनाता है, एमआरएनए, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। फिर एमआरएनए क्या बनाता है, तुम्हारा प्रोटीन, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। मतलब फाइनली अगर ये प्रोटीन बनना है तो इसकी इंफॉर्मेशन कहाँ होगी, इस डीएनए में। तो अगर मुझे जो इंसुलिन है, जो हार्मोन है, जो मेरे को इंसान वाला इंसुलिन की तरह बनाना है, पर बनवाना है एक ई कोलाई से, तो मैंने क्या किया, इसकी जस्ट पहली वाली टेक्निक यूज की, कौन सी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी लगा के जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज की, जिसमें मैंने ह्यूमन का डीएनए, जिसमें जीन है वो इंसुलिन बनाने वाला, वो कट किया और प्लाज्मिड के अंदर डाल दिया, जो एक वेक्टर है, उसको किसके अंदर इंसर्ट कर दिया, ई कोलाई के अंदर। मतलब ई कोलाई का जेनेटिक मटेरियल क्या हो गया, अल्टर हो गया, ठीक है। अब वो क्या करेगा, अब वो उस जीन का क्या बनाएगा, प्रोटीन। अब वही प्रोटीन मुझे छोटे लेवल पे नहीं चाहिए, बल्क लेवल पे चाहिए, बड़े लेवल पे, लार्ज क्वांटिटी में। तो इसके लिए मैं कौन सी टेक्निक या इंजीनियरिंग यूज करूंगी, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो क्या है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, देखो एक इंजीनियरिंग प्रोसेस है जिसमें तुम अपना प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट क्या करवा रहे हो, ग्रो करवा रहे हो, या ग्रो नहीं, प्रोडक्ट ऑब्टेन करवा रहे हो, क्या ग्रो करके, वो पर्टिकुलर माइक्रोब को ग्रो करके, ठीक है। कितने छोटे लेवल पे नहीं, लार्ज क्वांटिटी में। अब इसके एग्जांपल्स कैसे आए, तुम्हारे एंटीबायोटिक्स हो सकते हैं, वैक्सीन्स हो सकते हैं, एंजाइम्स हो सकते हैं। हो ये बात, आई चीज क्लियर। अब बोलोगे मैम आपने बता तो दिया एंजाइम जो है वो प्रोटीन होते हैं, पर अगर ध्यान से देखो तो एंटीबायोटिक भी तो प्रोटीन है। कैसे, एंटीबायोटिक का बताओ किससे बने होते हैं मैम, इम्यूनोग्लोबिन। तो क्या हुआ, वो प्रोटीन ही तो हुआ। आई बात समझ। चलो आगे मूव करते हैं। तो इसके बाद आता है टॉपिक, अब देखो ये सारी चीजें करने के लिए कुछ टूल्स चाहिए होते हैं ना। इतना मैंने बोला कि हम स्पाइडरमैन अगर बनाना है तो स्पाइडर में से डीएनए को कट करना है, तो कट करना मतलब क्या यूज करोगे, सिजर, मॉलिक्यूलर सिजर। तो मॉलिक्यूलर सिजर का ही नाम क्या है, अब क्या स्पाइडर को नहीं कट करना, स्पाइडरमैन बोल रही हूँ, स्पाइडर के अंदर मतलब स्पाइडर के सेल्स है, सेल्स के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डीएनए, और डीएनए में मेरे को क्या कट करना है, वो पर्टिकुलर जीन जो मेरे को चाहिए, ठीक है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, यहां से और यहां से कट लगाना पड़ेगा। तो कट लगाने के लिए क्या यूज करते हैं, पहला टूल जिसका नाम क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स या रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियेजेस, ठीक है। इसके अंदर फिर ये दो टाइप में आते हैं, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस। तो देखना शुरू करो, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को ये क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सिजर, ठीक है। अब ये कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। कौन कौन से, एक्सोन्यूक्लियस और दूसरा एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। तुम्हारी बुक में कुछ चीजों के बारे में स्पेसिफिक मेंशन है, हमको एज इट इज पढ़ना पड़ेगा। तो एक्सोन्यूक्लियस क्या करते हैं, कोने कोने में काटते हैं। देखो जरा, फ्रॉम द एंड्स ऑफ डीएनए, ये किसका काम है, एक्सोन्यूक्लियस का काम है। और वही चीज आपको कोई स्पेसिफिक पोर्शन पे काटेगा तो ये किसका काम है, एंडोन्यूक्लियस का काम है। तो एंडोन्यूक्लियस क्या करेंगे, अंदर काटेंगे डीएनए के
अंदर यहाँ पे काटेंगे। और डीएनए के अगर कोने कोने में कट लगाना है तो कौन यूज आएगा, एक्सोन्यूक्लियेसेस। हुआ क्लियर? अब बोलोगे मैम अंदर कैसे, चलो कोने कोने में तो समझ में आ गया कि जहां डीएनए शुरू और जहां खत्म हुआ वहां हमको कट लगाना है, पर अंदर कैसे पता चलेगा कि यहीं कट लगाना है, क्योंकि वो कुछ पहचानेगा कि उसको क्या बोलते हैं, रिकॉग्निशन सीक्वेंस। आ रही हो उस पोर्शन पे, पर उसके पहले तुम्हारी बुक में, अच्छा चलो पहले वही डिस्कस कर लेते फिर इन पॉइंट्स पे आते हैं, ठीक है। तो वो कैसे पहचानेगा डीएनए के अंदर कहाँ कट लगना है, क्योंकि वो पहचानने वाला सीक्वेंस होगा जिसको क्या बोलते हैं, रिकॉग्निशन सीक्वेंस। वो क्या ब्रेक डाउन करेगा, कौन सी चीज तोड़ेगा उन छोटे छोटे पीस बनाने के लिए, शुगर फॉस्फेट बैकबोन को तोड़ेगा। और जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है उसी को क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोम। तो पैलिंड्रोम बेसिकली क्या होता है, वो चीज होती है या वो कोड हम बोल सकते हैं जो तुम दाएं से बाएं पढ़ो या बाएं से दाएं एक जैसा ही दिखेगा। मतलब मैम जैसे देख लो, अगर मैंने बोला कि तुम्हारा GAATTC ये लिखा हुआ है एक डीएनए पे 5' एंड और 3' एंड पे, और दूसरे जगह लिखा हुआ है 3' एंड और 5' एंड पे। अब C के ऑपोजिट क्या रहेगा मैम, G रहेगा, इसके ऑपोजिट A रहेगा, इसके ऑपोजिट A, फिर T, T और C। तो देखो जरा ध्यान से, यहां से तुमने यहां पढ़ा तो क्या साउंड कर रहा है, GAATTC। अगर 5' टू 3' पढ़ रहे हो, मतलब अब तुम कैसे पढ़ रहे हो, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट पढ़ रहे हो, तो भी वही है GAATTC। मतलब ऐसा कोड जो तुम कहीं से भी पढ़ लो, 5' टू 3' पढ़ लो, तुम्हारे पैरेलल वाले मतलब स्ट्रैंड में या एंटी पैरेलल स्ट्रैंड में पढ़ लो, तो दोनों साइड से पढ़ने के बाद वो एक ही जैसा साउंड करता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम पैलिंड्रोम बोलते हैं। जैसे आप बोलोगे सीधी सी लैंग्वेज में मैम, जैसे तुम्हारा वर्ड है हिंदी का ज हा ज, तो अगर तुम बात बताओ, अगर यहाँ से मैं पढ़ूँ तो ज हा ज है, और अगर उस तरफ से पढ़ूँ तब भी ज हा ज है ना, अब जहाज है ना, धीरे धीरे पढ़ रही हूँ इसलिए ऐसा साउंड कर रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, पैलिंड्रोम बोलेंगे। इंग्लिश का वर्ड जैसे मलयालम, तो तुम इस साइड से पढ़ो मलयालम, अगर इस साइड से पढ़ोगे तो भी मलयालम ही रहेगा। मतलब दोनों साइड से पढ़ो, सीधा पढ़ो या उल्टा पढ़ो, उसका मीनिंग क्या है, वही साउंड करेगा। तो उसको क्या बोलते हैं हम, पैलिंड्रोम। तो ऐसी चीज कहाँ होती है, तो ये चीज हमारे डीएनए में होती है। हर जो जीन है, जैसे ये जीन है ना, उसके यहाँ भी रहेगा एक पैलिंड्रोम, एक यहाँ भी पैलिंड्रोम रहेगा। तो यही, इसी को क्या बोलते हैं, रिकॉग्निशन सीक्वेंस। मतलब इसी को कौन पहचान जाता है, वो मॉलिक्यूलर सीजर, कि काटना कहाँ से। तो जैसे अगर हमने बोला कि चलो स्पाइडरमैन, जो स्पाइडर है उसका इतना बड़ा डीएनए है, पर मुझे उसमें से सिर्फ उसके 3 जीन ही चाहिए। अब एक जीन है जाले बनाने वाला, दूसरा जीन है इसके ऊपर चढ़ने वाला, क्या बोलते हैं, वॉल के ऊपर चढ़ने वाला, और चौथा जीन एक और है कोई, ठीक है। अच्छा चलो अभी 2 ही जीन लेते हैं, ठीक है। तो पहला कौन सा है, जाले बनाने वाला, और दूसरा है जिससे वो क्या कर सकते हैं, वो सकर बना के ऊपर वॉल के ऊपर चढ़ सकता है। तो मुझे यही 2 जीन चाहिए जो मैं अपने सुपर ह्यूमन में ऐड कर सकूं। तो मतलब वो स्पाइडरमैन बन जाएगा, तो वो जाले भी निकालेगा और दीवार पे भी चढ़ेगा, ठीक है। और तीसरा हो गया यहाँ से वहां छलांग लगाने वाला। चलो सारे कैरेक्टर ले लेते हैं स्पाइडरमैन के। तो अब अगर मैंने बोला कि मुझे पता कहां से चलेगा कि इसको कट कहां से लगाना है, तो हर जीन के पहले क्या रहेगा, पैलिंड्रोम सीक्वेंस। आई बात समझ। तो जैसे ही मेरी मॉलिक्यूलर सीजर आई, उसने देखा अरे ये जीन है, इसमें थोड़े ना कट लगाना है, कहाँ लगाना है, ये रहा, यहाँ एक कट लगेगा, यहाँ एक कट लगेगा। वापस सीजर गई, उसने बोला इस जीन को थोड़ी ना काटना है, ये तो भैया ऐसा इंसान हमको बनाना है कि जो दीवार पे चढ़ सके, जो जाले निकाल सकते हैं, और जो यहाँ वहां घूम सके, घूम नहीं सके मतलब कूद सके, है ना। तो उसके लिए क्या चाहिए, वो जीन चाहिए। तो जीन एकदम प्रोटेक्टेड होना चाहिए, पर उसको पहचानेंगे कैसे कि कट कहाँ लगाना है, तो वो कैसे रहेगा, रिकॉग्निशन सीक्वेंस। उसी को हम क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। अब कट लगता है तो कौन से बॉन्ड टूटते हैं, शुगर फॉस्फेट बैकबोन टूटती है। आई बात समझ। अब उसके बाद यहाँ पे अब तुम्हारी बुक में कुछ रिकॉग्निशन या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में बात किया है, हमको वही याद करके जाना है। पहले के बारे में जो बात किया है उन्होंने बोला है हिंद 2 के बारे में, जो क्या है, एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। वो कैसे रिकॉग्नाइज करता है, 6 बेस पेयर के सेट को रिकॉग्नाइज करता है, फिर कट लगाता है, ठीक। दूसरा तुमको ऑलरेडी पता है जिसका नाम क्या है, ई कोराय 1 है ना, ई कोराय
ठीक है, वो किस में कट लगाता है, उसका ही सीक्वेंस है GAATTC। और जो पहले तो ये पहचानेगा, ये E और I1 का क्या है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस है। पहचानने के बाद वो कहाँ कट लगाएगा, G और A के बीच में कट लगाएगा। अब समझो बात को कि ये कहाँ से निकाले गए ये सारे रिकॉग्निशन सीक्वेंस, ये सारे अलग अलग बैक्टीरिया से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से निकाले गए हैं। तो अभी तक कितने ऐसे टोटल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है हमारे पास, 900 है। ठीक है, और किन में से निकाले गए, टोटल 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया में से निकाले गए हैं। इतना हुआ क्लियर। तो वापस एक बार देख लेते हैं। पहला जो टूल है उसका नाम क्या है, कैची नहीं बोलेंगे, मॉलिक्यूलर सीजर बोलेंगे या रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियेसेस बोलेंगे। दो टाइप के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस जो कहाँ लगाता है, एंड में कट लगाता है, एंडोन्यूक्लियस जो अंदर कट लगाता है। कितने टाइप के अभी तक टोटल ऐसे मॉलिक्यूलर सीजर्स पहचाने गए हैं, 900। किससे ऑब्टेन किए हैं, बैक्टीरिया से। कितने स्ट्रेन से, 230 स्ट्रेन से। अब उसमें से पहला वाला कौन सा रिकॉग्निशन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस तुमको याद रखना है, जिसका नाम क्या है, HindII, जो कितना सेट्स के बेस पेयर को काटता है, 6 बेस पेयर के सेट्स को काटता है। दूसरा कौन सा, E और IR1 है। ठीक है, जो क्या करता है, जो तुम्हारा GAATTC को पहचानता है और फिर G और A के बीच में कट लगाता है। तो पहचानता कैसे है किसी भी जीन को पहचानता है रिस्ट्रिक्शन या फिर रिस्ट्रिक्शन नहीं, रिकॉग्निशन सीक्वेंस से। और रिकॉग्निशन सीक्वेंस को क्या बोलते हैं हम, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। कट लगाता है तो कौन सा बॉन्ड टूटता है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन टूटती है। और कट कहाँ लगता है, जो E और IR1 है उस केस में कट लगता है G और A के बीच में। और फिर बाद में क्या बन जाता है, वो पर्टिकुलर DNA सिंगल स्ट्रैंडेड स्टिकी एंड बन जाता है। और सिंस उसके हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सपोज रहते हैं तो वो किसी के साथ भी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या है, तैयार है। हुआ क्या इतना सारा क्लियर। अब ये सेम जो तरीका है, सेम जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिसने मकड़ी के DNA में अलग अलग जगह कट लगाए, सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस तुम कहाँ यूज करोगे, जो दूसरा टूल है जेनेटिक इंजीनियरिंग का जिसका नाम क्या है, वेक्टर, वहां कट लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि अगर सेम कैची यहां भी यूज करोगे और यहां भी सीजर वही यूज करोगे तो दोनों का पैटर्न सेम बनेगा। पैटर्न का मतलब मैम, क्योंकि दोनों जगह सिंगल स्ट्रैंडेड DNA एक जैसे बनेंगे, दोनों जगह स्टिकी एंड एक जैसे बनेंगे और दोनों जगह कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर एक जैसे बनेंगे। तो जब दोनों को पास में लेके आओगे वो खुद ही जुड़ जाएंगे। आई बात समझ। अब देखो इसी के ऊपर तुम्हारी बुक में एक डायग्राम दिया हुआ है, मैंने माइंड मैप में वो डायग्राम बना के दिखाया था। थोड़ा टफ है पर इजी तरीका बताया था। क्या करोगे, वापस देखो, ऐसे 2 स्ट्रैंड बनाओ और लिख दो GAATTC। वहां पे इसका उल्टा क्या लिखोगे, CTTAAG। ठीक है, इसके नीचे लेबल क्या करोगे कि ये क्या है, फॉरेन DNA या फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, या एलियन DNA, जिसका भी तुम क्या चाहते हो, जीन काटना चाहते हो। जैसे तुम चाहते हो इंसान में स्पाइडर की क्वालिटी आए, ठीक है, या इंसान में तुम्हारे बटरफ्लाई की क्वालिटी आए, क्या पता हमको विंग्स उगवाने हो। ठीक है, अगर हमें ऐसा सुपर ह्यूमन बनाना है तो जो हमारी पूरी एक्समेन सीरीज है वो तो पूरा ऐसा ही है, इसी पे बेस्ड है, जेनेटिक इंजीनियरिंग पे है ना। अलग अलग वहाँ पे क्वालिटीज आती रहती है। हो सकता है ऐसे हमें क्वालिटी लाना हो कि इंसान है पर उसके अंदर जहर बनता हो, सांप जैसे बोलोगे मैम, नागिन जैसे साउंड कर रहा है। ठीक है, अब तुमको समझ में आया कि हम क्या कर रहे हैं, किसी एक एनिमल की क्वालिटी ले रहे हैं और हम ह्यूमन में फिट करवाना चाहते हैं। पर वो जो क्वालिटी ले रहे हैं वो किस फॉर्म में रहेगी, जीन फॉर्म में रहेगी। तो उसको क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। तो उसी जगह से वो कट होगा। पहले कैसे कट होगा, रिकॉग्निशन सीक्वेंस को पहचाना जाएगा और किसके बीच में कट लगेगा, G और A के बीच में लगेगा। इतना हुआ क्लियर। अब बोलोगे मैम तो बुक में दूसरा क्या दिया है, बुक में उन्होंने E और IR1 का इकट्ठे समझाया कि आपने फॉरेन DNA चूज किया, उसके बाद आपका वेक्टर DNA चूज किया जो तुम्हारा क्या रहेगा, प्लाज्मिड रहेगा। अब याद रखो प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा सर्कुलर DNA, जो भी डबल स्ट्रैंडेड है, दोनों का फाइनल मोटो क्या है, दोनों का कुछ पोर्शन को हमको सिंगल स्ट्रैंडेड बनाना है। और सिंस सेम सीजर से कट करेंगे तो दोनों जो सिंगल स्ट्रैंडेड बनेंगे वो क्या रहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। तो देखो क्या करोगे, तुमने X बनाया, यहाँ लिख दिया GAATTC, सिमिलर इसको ऑपोजिट लिख लिया GAATTC। अब क्या करोगे, ध्यान से अपना जैसे यहाँ कट लगना है और यहाँ कट लगना है, ये तुम्हारा क्लियर हो गया। उसके बाद ऐसा पोर्शन, इतने पोर्शन को रखना है, ठीक है,
और बाकी जो भी कुछ इस ब्लू वाले के अंदर नहीं आया है, मतलब ये वाला मैम नहीं आया, यहाँ जी नहीं आया, यहाँ का जी नहीं आया और यहाँ का सी टी टी ए नहीं आया, हाँ इनको हटा देना है। मतलब अगले वाले डायग्राम में एज इट इज ऐसा रखोगे, यहाँ जी रहेगा सी टी टी ए, सिमिलरली यहाँ पे सी टी टी ए और यहाँ जी। अब देखो बन गए दोनों कॉम्प्लीमेंट्री, यहाँ टी है यहाँ ए है, यहाँ टी है यहाँ ए है, यहाँ ए दो लगे हुए हैं, यहाँ टी लगा हुआ है, तो ये क्या बन गए कॉम्प्लीमेंट्री साथ में। और क्या लेबल करोगे, ये लेबल करोगे कि जो इकोराय, जो तुम्हारा इकोरायर R1 है, सी स्मॉल में लिखोगे, ठीक है, क्योंकि हाँ क्योंकि पहला वाला वर्ड क्या इंडिकेट करता है कि जीनस, दूसरे के दो वर्ड्स क्या इंडिकेट करते हैं स्पीशीज। जैसे ये इकोलाई से एक्सट्रैक्टेड है तो ई हो गया एस्चेरिचिया का, तो ई हुआ कैपिटल, कोलाई का सी ओ स्मॉल, आर हुई तुम्हारी स्ट्रेन, और जो 1 है वो क्या हुआ रोमन नंबर के किस सीक्वेंस में उसको ऑब्टेन किया था, ठीक है, ये भी आ सकता है क्वेश्चन। और फिर लिखोगे इकोराय R1 का क्या है रिकॉग्निशन साइट या पैलिंड्रोम का साइट का नाम क्या है, पैलिंड्रोम साइट का नाम है GAATTC, और कट कहाँ लगता है जी और ए के बीच में। ये हुआ क्लियर। उसके बाद अगले डायग्राम में क्या करोगे, दोनों को मर्ज कर दोगे। मर्ज कर दोगे मैम मतलब जी लिखो, CTTA लिखो, और यहाँ का मैं ब्लू पेन में ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, इसको एज इट इज लाके AATTG, ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी C और यहाँ G, ठीक। और ये हो गया तुम्हारा पूरा सिंपल वे में तुम्हारा बुक का एकदम डिफिकल्ट वाला डायग्राम, ठीक है। अब वापस अगर उन्होंने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, अब बोलोगे मैम ये डायग्राम ड्रॉ कब करेंगे, हमको कैसे पता चलेगा कि ये डायग्राम ड्रॉ करना है, ये तब तुम ड्रॉ करोगे, भले वो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं या नहीं पूछ रहे, जब उन्होंने इतना सा मेंशन कर दिया कि एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर सिजर विथ 1 एग्जाम्पल। तो उस केस में अगर इतना भी बोला है उन्होंने तो एग्जाम्पल तुम क्या लोगे, इकोराय R1 लोगे और ये पूरा डायग्राम ड्रॉ करके आओगे, ठीक है। तो वापस देखते हैं कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो क्या कर रहे हैं। वापस इसमें कौन सा तुमको याद करके पढ़ना है मैम, हिंद 2 का पढ़ना है जो 6 बेस पेयर को रिकॉग्नाइज करता है, बिल्कुल सही, देख लो। अच्छा, और दूसरा इकोराय R1 जिसका पैलिंड्रोम या रिकॉग्निशन सीक्वेंस का नाम क्या है, GAATTC, जो कट किसके बीच में लग रहा है, जी और ए के बीच में। रिजल्ट क्या हो रहा है कि दोनों तरफ कैसे सिंगल स्ट्रैंडेड स्टिकी एंड या हाइड्रो मतलब स्टिकी एंड और सिंगल स्ट्रैंडेड बॉन्ड बन सिंगल स्ट्रैंडेड या फिर स्टिकी एंड फॉर्म हो रहे हैं। इसी का एक और नाम क्या है स्टिकी एंड का, ओवरहैंगिंग स्ट्रेच, ठीक है, याद रहेगा ये चीज। अब उसके बाद अब देखो, तो सिंस तुमने दोनों क्या यूज किए हैं, दोनों में सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज किए हैं, इसलिए दोनों कैसे हुए, कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट हुआ। इतना समझ में आया, क्लियर हो गया, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये हुआ पहला टूल, पहला टूल मतलब सिजर, मॉलिक्यूलर सिजर। दूसरा, अब अगर कोई काटने वाला है तो कोई जोड़ने वाला भी तो होगा, तो उसका नाम क्या है, मॉलिक्यूलर ग्लू या फिर DNA लाइगेज। अभी क्या जोड़ रहा है, ये स्टिकी एंड्स को जोड़ रहा है, ठीक है, और तब भी क्या कर रहा है, ज्वाइनिंग कर रहा है। मतलब नॉर्मली तो मैम वो दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री, हाँ कॉम्प्लीमेंट्री तो है, पर और क्या बना रहा है, किस तरीके से जोड़ के बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट कर रहा है। किन के बीच में, एक ए के बीच में, नीचे टी के बीच में। जरूरी मैम ए और टी होगा, नहीं जरूरी नहीं है, बेस पेयर्स के बीच में बोल सकते हो, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं। तो ये हुआ दूसरा टूल। अब तीसरा टूल, टूल बोलो या टेक्निक बोलो, क्या है नाम, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं, मैंने कल सीक्वेंस लिखाया था, सीक्वेंस में ही मैंने पढ़ाया था, है ना। तो एक बात बताओ, मैंने सबसे पहले क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया कि भैया मुझे स्पाइडरमैन बनाना है तो मुझे स्पाइडर चाहिए, पर स्पाइडर की बाकी सब चीजें नहीं चाहिए, सिर्फ DNA चाहिए। DNA में सिर्फ जीन्स ही चाहिए, ठीक है, 2 या 3 जीन चाहिए, या चलो एक ही जीन अभी मान के चलो, वो है मकड़ी का जाला बनाना, ठीक है। तो मैंने क्या लगा दिया, कट लगा दिया। सिर्फ उसके आसपास लगाया क्या, नहीं, मैंने DNA में अलग अलग जगह कट लगा दिया, छोटे 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 फ्रेगमेंट में उसको डिवाइड कर दिया। पर अब मुझे ये तो पता चले कि मेरे चॉइस ऑफ जो DNA है, मतलब मेरा चॉइस ऑफ जीन जो मैं चाहती हूँ मकड़ी का जाला बनाने वाला, वो
इतने बड़े डीएनए में कौन सी जगह पे है। तो ये मेरे को पता कैसे चलेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डीएनए सीक्वेंसिंग कर रखी है उस पूरे की, और मुझे पता है कि जो मेरा चॉइस ऑफ जीन है उसमें है अराउंड 600 बेस पेयर्स। पर ये मेरे को पता कैसे चलेगा कि इतने बड़े डीएनए में कौन सा 600 बेस पेयर वाला है, कौन सा 300 बेस पेयर वाला है, कौन सा 200 बेस पेयर वाला है। तो इसी के लिए मैं एक टेक्निक का यूज करूंगी जिसका नाम क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो मैं क्या कर रही हूँ, पहले तो आइडेंटिफाई कर रही हूँ, फिर क्या कर रही हूँ, सेपरेट कर रही हूँ, आइसोलेट कर रही हूँ, क्या, उस डीएनए फ्रेगमेंट को जो मैं चाहती हूँ। इतने पूरे डीएनए में से जो छोटा सा टुकड़ा मैं चाहती हूँ कि वो कंबाइन हो जाए, मैं उसको क्या कर रही हूँ, सेपरेट कर रही हूँ। कौन सी टेक्निक की मदद से, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से। अब तुमको पता है कि डीएनए कैसे होता है, नेगेटिवली चार्ज। क्यों नेगेटिवली चार्ज होता है डीएनए, क्योंकि उसमें कौन सा ग्रुप रहता है, फॉस्फेट ग्रुप। तो अब इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम ही क्या है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी की मदद से क्या हो रहा है, अलग अलग या सेपरेशन हो रहा है ना। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, फोरेसिस मतलब क्या, अलग अलग सेपरेशन हो रहा है। और उसके सामने तुमने क्या लिखा है, जेल। तो जेल किस चीज का, अगारोस जेल का। अगारोस क्या है, एक सब्सटेंस है जो हमने ऑब्टेन किया है, किससे, एक सीवीड से ऑब्टेन किया है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किए कि मैम एक जगह आपने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब पक्का एक नेगेटिव टर्मिनल होगा, एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा। तो जल्दी बताओ, नेगेटिव टर्मिनल को क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल को क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। लिख दिया हमने। अब बताओ मुझे कि सिंस मुझे ये सारी चीज़ें अलग अलग करवानी है, क्या डीएनए के फ्रेगमेंट छोटे छोटे पीसेस में जो ऑलरेडी मैंने काट के रखे हुए हैं उनको अलग अलग करवाना है, तो मैं उसको लोड कहाँ करूँ। तो बोलोगे मैम हम नेगेटिव साइड में लोड करेंगे। क्यों, क्योंकि मैम डीएनए खुद नेगेटिव है, तो वो दौड़ के जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जब इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई होगी। बिल्कुल सही। तो अब मैं यहाँ पे अपना पूरा क्या, इसको क्या बोलते हैं, वेल बोलते हैं। इसमें मैं क्या करूंगी, अपने जो फ्रेगमेंट्स है या जो मेरा सैंपल है वो सब यहाँ पे लोड करूंगी, ठीक है। पर बोलोगे मैम हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें से 300 बेस पेयर्स का साइज कितना है, 600 बेस पेयर वाला कौन सा है, 1000 बेस पेयर वाला कौन सा है। इसके लिए मैं एक रेफरेंस भी ऐड करूंगी पहली वाली वेल में, रेफरेंस, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि रेफरेंस पहली वाली वेल में ऐड कर सकते हैं, कहीं भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ भी ऐड कर सकते हो, बीच में भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब इसी को हम क्या बोलते हैं, लैडर बोलते हैं। अब बोलोगे मैम बुक में तो ये लिखा नहीं है, बुक में नहीं लिखा है, पर जब इसी के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं या फिर इसी से रिलेटेड कुछ पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो उस क्वेश्चन में वो लोग लेबल करके रखते हैं लैडर। तो लैडर मतलब बोलोगे मैम सीढ़ी, हाँ सीढ़ी, क्योंकि ये सीढ़ी जैसा लग रहा है। क्यों, क्योंकि जो सबसे पास है वेल के पास कौन सा रहेगा, सबसे ज्यादा वेट वाला रहेगा, है ना, सबसे बेस, जिसके पास बेस पे सबसे ज्यादा होंगे वो वाला रहेगा। फिर रहेगा कहीं यहाँ 800, फिर रहेगा 600, फिर रहेगा तुम्हारा 400 और फिर 200। अब बोलोगे मैम ये इसी ऑर्डर में क्यों है, तो जल्दी बताओ। अगर मैंने रेस लगवाई दो इंसान की, ठीक है, बॉडी शेमिंग नहीं करी, बस एज्यूम करवा रही हूँ, एक मोटा इंसान है एक पतला इंसान है, ठीक है। अब बोलोगे मैम जरूरी नहीं कि मोटा इंसान ही धीरे धीरे भागे, पतला इंसान भी धीरे धीरे भाग सकता है, पर एज्यूम कर रहे हैं नॉर्मल, ठीक है, कि अब उन दोनों को मैंने बोला चलो भागो, ठीक है। अब वो भाग रहे, तो जल्दी बताओ एक नॉर्मल लॉजिक लगा के कौन जल्दी, अब दोनों का एनर्जी लेवल सेम है, ठीक है, मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ, दोनों का एनर्जी लेवल सेम है, दोनों का डाइट भी सेम है। बोलोगे मैम डाइट सेम है तो मोटा इंसान मोटा कैसे हो गया, अपन एज्यूम कर रहे हैं। तो बताओ मुझे नॉर्मल लॉजिक लगा के कि अगर दोनों के पास एनर्जी लेवल सेम है तो पतले और मोटे में से पहले क्रॉस कौन करेगा। बोलोगे मैम एनर्जी लेवल सेम है तो दोनों एक ही साथ क्रॉस करेंगे, नहीं। चलो इसी को थोड़ा और समझाने का तरीका ऐसा है कि इन दोनों के बीच में मैंने ना कुछ कुछ ऑब्स्टिकल्स डाल दिए, ऐसे पिलर्स खड़े कर दिए, ठीक है, और पिलर्स बहुत पास पास में। अब बताओ कौन पहले क्रॉस करेगा। तो बोलोगे मैम पतला इंसान, क्योंकि वो सिंस पतला है तो वो पिलर्स के बीच में इजीली से निकल जाएगा। बिल्कुल सही। और मोटा तो वहीं बेचारा ऐसा फंसा रहेगा कि यहाँ से निकलूं वहां से निकलूं, वो बोलेगा अरे मैं तो निकल ही नहीं पा रहा। तो ऐसे ही कुछ हमारे डीएनए के साथ होता है, जो डीएनए का साइज बड़ा रहता है ना वो ऐसे फंस जाता है, अब मैं नहीं जा रहा आगे, तो वो यहीं पे आस ही पास मिलेगा। और जो पतले पतले पोर्शन रहते हैं डीएनए के वो तो निकल जाएंगे। तो तुम्हारे पतले स्ट्रैंड्स कहाँ मिलेंगे, इस जगह मिलेंगे, ठीक है। जिनका वेट कम है, जिनके पास बेस पेयर्स कम है, और जिनका वेट ज्यादा है या जिनका बेस पेयर्स ज्यादा है, या फिर जिनके डीएनए क्या है थिक है, वो कहाँ मिलेंगे, यहाँ पे। मैंने बॉडी शेमिंग नहीं किया, इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रिंसिपल ही वही है, मैं बॉडी शेमिंग बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, ठीक है। इतना हुआ क्लियर। तो फटाफट एक बार ले लो स्क्रीनशॉट, फिर स्टार्ट करते हैं आगे।
तो अगर किसी ने पूछा कि इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रिंसिपल क्या है, तो तुम क्या बोल सकते हो, सेपरेशन ऑफ फ्रेगमेंट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, देयर वेट या फिर थिकनेस। तो जो सेगमेंट, जो डीएनए का पोर्शन का वेट ज्यादा होगा वो धीरे धीरे ट्रैवल करेगा, तो वो कहाँ मिलेगा तुमको, इस वेल के आसपास वाली जगह मिलेगा। और जिसका वेट कम रहेगा या जिसके पास बेस स्पेस कम होंगे वो क्या करेगा, लंबा ट्रैवल करेगा और वो इस जगह कहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखो अब वापस कहाँ मूव करेगा, सिंस डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि उसके पास फॉस्फेट ग्रुप है, तो वो कहाँ जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा। किसके बेसिस पे, अकॉर्डिंग टू देयर साइज। ठीक है, उसके बाद अब बोलोगे मैम हमको दिखेगा कैसे, क्योंकि तुम उसमें ऐड करोगे एक विजुअलाइजिंग डाई जिसका नाम क्या है, इथिडियम ब्रोमाइड। इसी को शॉर्ट में बहुत बार अलग अलग एग्जाम में ETBR करके लिखा हुआ था और करेक्ट शॉर्टकट है। ठीक है, तो इथिडियम ब्रोमाइड, और ये दिखेगा किसके अंदर, यूवी रेडिएशन के अंदर। किस कलर की डाई है, ऑरेंज कलर की डाई है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने रन करवाया, सपोज करो 20 मिनट के लिए रन करवाया, ठीक है, उसके बाद इसमें ऑलरेडी डाई डली हुई है, अब इसको मैं जेल लेके गई और यूवी रेडिएशन के नीचे लिखा, देखा तो उसमें ऑरेंज ऑरेंज बैंड आने लगे। फिर मेरे को याद आया, अरे मेरा जो बैंड है जिसमें जाले बनाने वाला जीन है वो कितने वेट का है, 400 बेस पेयर का है। तो जैसे ही मैंने मैच किया, मैंने बोला अरे ये तो मेरा ही जीन है। फिर मैंने क्या किया, इसको इल्यूट कर दिया, मतलब उतने पोर्शन को कट करके प्यूरिफाई करके अपने पास रख लिया। क्यों, क्योंकि अब उसी पोर्शन को मेरे को किसके साथ जोड़ना है, वेक्टर के साथ जोड़ना है। ठीक है, इतना हुआ क्लियर। तो ये किसके, इतनी सारे वर्ड्स तुमको किसके अंडर लिखने पड़ेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। वापस अगर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पूछा जाए तो डायग्राम बना के आ जाना, वेट मत करना कि अलग से कोई मेंशन करे। ठीक है, चलो अगले टॉपिक पे आते हैं। तो अब तुम किस में जोड़ोगे इसको, मैम वेक्टर में ऐड करेंगे। तो वेक्टर ये सबसे पहले किसने बताया था, तो मैम स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर ने एंटीबायोटिक जो रेजिस्टेंट जीन होते हैं ना, वो वेक्टर में फर्स्ट टाइम सक्सेसफुली आइसोलेट किए थे। ठीक है, अब वेक्टर कौन कौन से ले सकते हो मैम, प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफाज दोनों लिए जा सकते हैं। वेक्टर करता क्या है मैम, 15 to 100 कॉपी पर सेल बनाता है। बेसिकली ये प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड का मतलब क्या होता है मैम, एक्स्ट्रा सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। मतलब अगर ये बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया का ये क्या हुआ, उसका खुद का डीएनए हुआ, जिसको जीनोमिक डीएनए भी बोलते हैं या क्रोमोसोमल डीएनए भी बोलते हैं। उसके अलावा तो तुम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड जो डीएनए है उसी को हमने क्या बोल दिया, प्लाज्मिड बोल दिया। ठीक है, और ये क्या करेगा, ये 15 to 100 पर कॉपीज रहता है पर सेल में, मतलब एक सेल में 15 से 100 कॉपीज भी मिल सकता है। अब इसका काम क्या कर रहे हैं, इसमें से हम जो पोर्शन हमको नहीं चाहिए इसमें से हम कट कर रहे हैं, उसको हटा रहे हैं, और जो पोर्शन हमको चाहिए वो इसमें ऐड कर रहे हैं। अब बताओ ये कौन सा पोर्शन है मैम, वही मकड़ी के जाले प्रोड्यूस करने वाला जीन, बिल्कुल सही। इसको कहाँ ऐड कर रहे हैं, इसी प्लाज्मिड के अंदर ऐड कर रहे हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो जाएगा। ठीक, अब हर प्लाज्मिड में कोई ना कुछ, अब तुम्हारी बुक में जो प्लाज्मिड उन्होंने इन डिटेल डिस्कस किया है वो कौन सा है, PBr 322। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, सबसे पहले कोई भी तुम प्लाज्मिड चूज करो, उसमें एक साइट होती है जिसका नाम क्या होता है, ओराई। ओराई को क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से बेसिकली तुम्हारा रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। दूसरा होता है ROP, जिसको क्या बोलते हैं, रेप्रेसर ऑफ प्राइमर, तो जहां पे नंबर ऑफ कॉपीज कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब इससे क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा, ये लिखा हुआ है, कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक डीएनए। उसके बाद क्या होती है, तीसरी चीज, मतलब मैम पहला ओराई हो गया, दूसरा रॉप हो गया। ठीक है, और तीसरा क्या हो गया, सिलेक्टेबल मार्कर। अब सिलेक्टेबल मार्कर PBr 322 में क्या है, 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। कौन कौन से, एम्पिसिलिन, R लिखोगे क्योंकि रेजिस्टेंट जीन है, और दूसरा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है। पर इसके अलावा भी तुम्हारे बुक में क्या दिए हुए हैं, 2-3 चीजें दी हुई हैं, है ना, कि जरूरी नहीं कि सिलेक्टेबल मार्कर हमेशा क्या रहे, तुम्हारा एंटीबायोटिक ही रहे। तुम क्रोमोजेनिक भी जीन यूज कर सकते हो मैम, क्रोमोजेनिक जो कलर दे रहे हो। अब उसी जगह पे जहां कलर मिल रहा हो वहां पे तुमने अपना चॉइस ऑफ जो था, जो फॉरेन जीन, उसको इंसर्ट कर दिया। तो अब जो कलर देने वाला जीन था वो ढंग से काम नहीं करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। उसकी वजह से सपोज करो पहले आना चाहिए था ब्लू कलर, आपको ये कलर ही नहीं आएगा, कलरलेस कॉलोनियां बनेंगी। तो मेरे को पता चल जाएगा कि अरे मेरा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो किस में है और किस में नहीं है। तो ये
क्वेश्चन आता है कि बताओ सिलेक्टेबल मार्कर यूज करने का पर्पस क्या रहा, क्योंकि हमको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है और एलिमिनेट करना है कि अरे मेरा काम का जीन किस में है और किस में नहीं। तो उसको क्या बोलेंगे, टू आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। ट्रांसफॉर्मेंट्स का मतलब है वो सेल जिसमें मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, और मैं अगर बोल रही नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स मतलब वो सेल जिसमें मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं है। ठीक, तो क्यों यूज करते हैं हम सिलेक्टेबल मार्कर, इसलिए यूज करते हैं मैम ताकि हम क्या कर सकते हैं, हम पहचान सके कि अरे कौन से सेल में मेरा ट्रांसफॉर्मेंट गया है और कौन से में नहीं गया। जो नहीं गया उनको क्या करना है, एलिमिनेट वापस। इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, दो टेक्निक यूज कर सकते हैं। पहले तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन यूज कर सकते हैं, और दूसरा मैंने बोला कलर देने वाला जो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस है वो भी यूज कर सकते हैं। अब तुम्हारी बुक में चार तुम्हारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के बारे में मेंशन्ड है, याद करके जाना है। कौन कौन से, एम्पेसिलिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है ना, एम्पेसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, और ये दोनों कहाँ है तुम्हारे PBR 322 में है। पहले आएगा एम्पेसिलिन फिर आएगा टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, रेजिस्टेंट जीन सिर्फ एम्पेसिलिन मत लिख के आ जाना, अरे उसके खिलाफ रेजिस्टिविटी जो दे रहा है, मतलब अगर ये जो प्लाज्मिड है ये मैंने बैक्टीरिया में डाला ई कोलाई में, और ई कोलाई के ऊपर मैंने उसको ट्रीट कर दिया, ट्रीट मतलब डाल दिया कौन सा, एक एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक अब तुमको मतलब पता है, तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो ह्यूमन हेल्थ वाले चैप्टर में, है ना। क्या होता है एंटीबायोटिक, कोई भी ऐसा केमिकल जो किसने निकाला, एक ऑर्गेनिज्म ने निकाला है दूसरे ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए। तो मैम आप ये बोल रहे हो कि अगर मैंने एक नॉर्मल बैक्टीरिया लिया और उसमें अगर मैंने एम्पेसिलिन डाल दिया, ये दवाई डाल दी, एंटीबायोटिक डाल दिया, तो वो मर जाएगा। हाँ वो मर जाएगा। पर अगर मैंने एक ई कोलाई लिया जिसके अंदर ये प्लाज्मिड है, PBR 322 है, क्यों PBR 322 है, और उसमें दो रेजिस्टेंट जीन है, एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। मतलब अगर इस बैक्टीरिया के ऊपर मैंने ये दवाई डाली, कौन सी, एम्पेसिलिन या टेट्रासाइक्लिन, उस बैक्टीरिया को कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर पावर है उसके अगेंस्ट लड़ने की, और उसी पावर को क्या बोलते हैं हम, एम्पेसिलिन, R मतलब रेजिस्टेंट जीन। आई बात समझ में। अब बोलोगे मैम फिर ये रेजिस्टेंट जीन क्यों लिया, क्योंकि इसी जगह पे हम क्या करेंगे, अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए डालेंगे, और जैसे ही इंसर्ट करेंगे तो होगा क्या, वापस ये एक अलग पोर्शन है, पहले ये समझ लो। इनका यूज क्यों करते हैं, क्योंकि यही इसी तरीके से हम टेस्ट लगाएंगे। हम एम्पेसिलिन डाल के देखेंगे, अरे जो सपोज करो रिकॉम्बिनेंट डालने के बाद, अभी मैं आ रही इंसर्शनल एंड एक्टिवेशन पे, सपोज करो मैंने इसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्ट कर दिया, ठीक। उसके बाद अब अभी भी उसके पास एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, ठीक है। मतलब मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट जिस बैक्टीरिया में है उसके पास एम्पेसिलिन से लड़ने की भी पावर है, और जिस बैक्टीरिया में मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट मतलब वही मकड़ी से जाला प्रोड्यूस करने वाला जीन नहीं है, उसके पास एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट जीन नहीं है। ठीक है, इतना मैंने दो चीजें अपने दिमाग में फिक्स कर ली, क्लियर कर रही हूं। जैसे दो कॉलोनी है, ठीक है, ये दो पेट्री प्लेट हैं, एक में मैंने एक बैक्टीरिया को ग्रो किया है, ई कोलाई है, पर इस ई कोलाई में मेरा मकड़ी मारने वाला, तो चलो मकड़ी मारने वाला नहीं, मकड़ी का जाला प्रोड्यूस करने वाला, तो स्पाइडर वेब वाला जीन है, और साथ में एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है जो है तुम्हारा एम्पेसिलिन, ठीक है। और ये दूसरी पेट्री प्लेट है, इसमें भी ई कोलाई ग्रो है, पर इसमें मैंने अपना स्पाइडर वेब वाला जीन नहीं डाला हुआ है, जिसको मैं क्या बोल सकती हूँ, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स, ठीक है। अब और सिंस उसमें स्पाइडर वेब वाला जीन नहीं है, तो उसमें मेरा एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट जीन भी नहीं है, ठीक। तो अब बताओ, अगर इसमें मैंने एम्पेसिलिन दवाई डाल दी और इसमें भी डाल दी, तो कौन सा जिंदा रहेगा? तो मैं बोलोगे मैम यही जिंदा रहेगा क्योंकि इसके पास फाइट करने की पावर है, ये तो मर जाएगा क्योंकि इसके पास फाइट करने की पावर नहीं है। तो कुछ आया समझ में? तुम क्या कर रहे हो, सिर्फ एक दवाई डाल के टेस्ट कर रहे हो कि अरे तुम आइडेंटिफाई कर रहे हो कि इसको मतलब नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स और ट्रांसफॉर्मेंट को क्या कर रहे हो, आइडेंटिफाई कर रहे हो और अलग अलग कर रहे हो, और इस केस में इसको एलिमिनेट कर रहे हो। अब बोलोगे मैम ये तो हमको पता ही है, हमने 2 पेट्री डिश ली थी। चलो अगर यही चीज मैं बोलूं कि मैंने 1 पेट्री डिश ली, मैंने सारा एक्सपेरिमेंट लगा दिया और 1 पेट्री डिश में मैंने देखा अलग अलग कॉलोनीज आ गई बैक्टीरिया की, ठीक है। अब मेरे को ये पता है कि जिसमें मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, उसी को मैंने पावर दी है क्या, एंटीबायोटिक
उसके पास रेजिस्टेंट जीन भी है, कौन सा, एम्पिसिलिन है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन भी है, ठीक है। अब इसमें मैंने जैसे ही दवाई डाली तो सपोज करो ये 1-2 कॉलोनीज मर गई, क्यों मर गई, क्योंकि उनके पास क्या नहीं था, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन नहीं था। और वो क्यों नहीं था, क्योंकि उनके पास मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं डाला था। पर जिनके पास मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट किया था उनके पास ऑटोमेटिकली क्या था, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। हुआ इतना क्लियर। तो देखो इस तरीके से तुम क्या कर रहे हो, आइडेंटिफाई कर रहे हो और एलिमिनेट कर रहे हो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को। तो वापस बता रही हूँ 2 तरीके कौन कौन से, एक एंटीबायोटिक, दूसरा कौन सा है, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस का। तो एंटीबायोटिक 4 याद करके जाना है, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन, क्लोरमफेनिकॉल, ये लिखा हुआ है। अच्छा, अब बोलोगे हम क्रोमोजेनिक सब्सटेंस क्या है, क्रोमोजेनिक मतलब जो कलर देते हैं। तो नॉर्मल में वापस मैं बता देती हूँ, जो कलर देने वाला एंजाइम है वो कौन सा है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, ठीक है, लिख लो यहाँ पे, बीटा गैलेक्टोसाइडेज है। जब नॉर्मल में ये जीन सही रहता है, खुद को एक्सप्रेस कर पाता है, तो बैक्टीरिया की कॉलोनी कौन से कलर की आती है, ब्लू कलर की आती है। पर अगर ये सपोज करो यहाँ पे ये जीन है बीटा गैलेक्टोसाइडेज और इसी जगह मैंने क्या ऐड कर दिया, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, सो जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दिया, तो मेरा ये वाला जो एंजाइम है वो काम करना कर देगा बंद। अब ये काम करना कर देगा बंद, तो क्या, अब बताओ, अब ब्लू कलर की कॉलोनीज आएंगी, नहीं आएंगी। तो अब कौन सी कलर की कॉलोनी आएंगी, व्हाइट या फिर कलरलेस। तो हो गया वापस, मेरे को एक ही साथ क्या समझ में आ गया, क्या मैंने आइडेंटिफाई भी कर लिया और एलिमिनेट भी कर लिया, ठीक है। तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ये लिखा है जो इंपॉर्टेंट है। वापस आप बोलोगे मैम कौन कौन सी चीजें होती है, तो टोटल किसी भी क्लोन में क्या क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, दूसरा होता है आरओपी, तीसरा होता है आरओपी का फुल फॉर्म रिप्रेसर ऑफ प्राइमर, ठीक है, तीसरा होता है सिलेक्टेबल मार्कर जो एक एंटीबायोटिक भी हो सकता है, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस भी हो सकता है, और चौथा कौन सा होता है, रिस्ट्रिक्शन साइट, या इसी को रिस्ट्रिक्शन या क्लोनिंग साइट, ठीक है, क्लोनिंग साइट भी बहुत बार इन्हीं को बोलते हैं। अब ये तुमको याद करके जाना है, कौन कौन से है क्लोनिंग साइट, जल्दी बताओ। PBR 322 में यहाँ से स्टार्ट करते हैं मैम, PST1, PUE1, फिर EcoRI-R1, CLA1, HIND3 और BAM-H1, इतने सारे साइट से तुम याद करके जाओगे, तुम्हारे बुक में डायग्राम बना हुआ है। तो ये साइट मतलब क्या है, ये वो जगह है जहाँ पे तुम क्या ऐड कर सकते हो, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड कर सकते हो। हुआ क्लियर। चलो, तो अब क्या है, 1 of the 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। वापस अब मैं वही इंसर्शनल एंड एक्टिवेशन पे आती हूँ जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसपे थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं। अब क्या ट्रिकी क्वेश्चन है, सपोज करो ये है PBR 322, ये है तुम्हारा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, ये है तुम्हारा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन में 2 क्लोनिंग साइट्स होते हैं जिसका नाम है PST1 और PUV1, ठीक है। अगर मैंने इसी जगह पे PST या PUE1 वाली जगह पे मैंने अपना, इस जगह पे मैंने क्या डाल दिया, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट कर दिया, मतलब वही मकड़ी का जाला बनाने वाला जीन को इंसर्ट कर दिया। तो अब ये इंसर्ट कौन सी जगह हुआ है, ओरिजिनली जहां पे क्या था, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन था। तो अब बताओ, अगर ऑलरेडी कोई चीज थी जो वहां पे काम कर रही थी, पर उसी की जगह पे मैंने बीच में कहीं अपना चॉइस या जीन ऑफ इंटरेस्ट घुसा दिया, तो क्या जो चीज पहले से थी वो काम करेगी, क्या नहीं करेगी। तो क्या अब एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन काम करेगा, खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसी जगह पे क्या हुआ है, इंसर्शन हुआ है, जिस वजह से क्या हो गया, ये वाला जीन इनएक्टिवेट हो गया। हुआ क्लियर। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या है। सेम वैसे ही बीटा गैलेक्टोसाइडेज में भी वही होता है, मतलब मैम जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाली साइट है, हाँ सही समझ रहे हो, कि अगर उसी जगह पे, अगर इसी जगह पे मैंने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, तो ये जो है ये अपना ब्लू कलर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज काम करना बंद कर देगा। तो उस केस में जो मेरा बैक्टीरिया है जिसमें मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, वो कौन सा, कलरलेस कॉलोनियां देगा। बिल्कुल सही। तो अगर एक पेट्री प्लेट पे 2-3 ऐसे बैक्टीरिया की कॉलोनी उगी हुई हैं, कुछ कॉलोनी है ब्लू कलर की और कुछ कॉलोनी नॉर्मल है, तो मुझे ये पता चल गया कि या कलरलेस है, ठीक है, ये पता चल गया कि जो ब्लू कलर की कॉलोनी है उसमें मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, मतलब नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं, और जो कॉलोनी कलरलेस या वाइट कलर की दिख रही है, मतलब उसमें क्या है, मेरा ट्रांसफॉर्मेंट है। हुआ इतना क्लियर। तो यही सारी चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। अब बोलोगे मैम फिर एक बात बताओ कि अगर हम PBR 322 में देखें
तो एक में एम्पेसिलिन है, हाँ है, एक में टेट्रासाइक्लिन है, हाँ है, रेजिस्टेंट जीन है। तो मैम अगर हमने इस जगह पे PST1 और PUV1 वाली जगह पे जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कर दिया, तो आप बोल रहे हो कि एम्पेसिलिन काम नहीं करेगा, हाँ नहीं करेगा। तो अब बताओ मुझे, तो सिलेक्टेबल मार्कर इस केस में क्या लोगे? फिर तुम लोगे टेट्रासाइक्लिन को। और अगर टेट्रासाइक्लिन वाली जगह पे जो क्लोनिंग वेक्टर तुम्हारी बुक में मार्क है, उस जगह अगर तुमने जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कर दिया, तो फिर किसको लोगे रेजिस्टेंट जीन? एम्पेसिलिन को। ठीक है, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन में से आता है। मूव करें आगे, तो चलो देखते हैं आगे। तो अब देखो, तुमने ये पढ़ लिया कि वेक्टर्स क्या है मैम, बेसिकली जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ले जाएंगे होस्ट सेल में। ठीक है, कौन कौन से हो सकते हैं मैम? प्लाज्मिड हो सकता है, बैक्टीरियोफेज हो सकता है। उसके अलावा और कौन कौन से हो सकते हैं? देखो, अगर तुम चाहते हो कि तुम अपने क्या प्लांट में डायरेक्टली कुछ चेंजेस करवाना चाहते हो, तो तुम उसके लिए क्या यूज करते हो? एक TI प्लाज्मिड यूज करते हो। TI प्लाज्मिड किसका होता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमरफेशियन का। अब ये किसके लिए यूज होता है मैम? डाइकॉट प्लांट के लिए। और ये बेसिकली करता क्या है? ओरिजिनली TI प्लाज्मिड क्या करता है? ट्यूमर कॉज करता है। ठीक है, पर हमने क्या किया, उसका जो ट्यूमर कॉज करने वाला जीन है उसको हटा दिया, और उसी जगह पे हमने क्या डाल दिया? अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया। तो वो क्या हो जाएगा? देखो, है ट्यूमर कॉज करने वाला जीन, पर ट्यूमर कॉज होगा नहीं। होगा क्या? हमारा चॉइस या जीन ऑफ इंटरेस्ट चला जाएगा उस डाइकॉट प्लांट में। किसकी मदद से? TI प्लाज्मिड की मदद से। और TI प्लाज्मिड में वो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? tDNA या ट्रांसफर DNA। और ये जो TI प्लाज्मिड किससे एक्सट्रैक्ट किया हुआ है हमने? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमरफेशियन से। हुआ क्लियर? ये किस चीज के लिए? ये प्लांट के लिए। अब एनिमल के लिए मैम, एनिमल के लिए हम जो लाइन है सेल लाइन, वो कौन सी यूज करते हैं? कैंसरस सेल लाइन। और इन्फेक्शन के लिए एजेंट कौन यूज करते हैं? रेट्रोवायरस। ठीक है, तो बोलोगे मैम कैंसरस सेल लाइन है वो तो कैंसर कॉज करेगी। वापस वही, जैसे हमने ट्यूमर में से ट्यूमर जो कॉज कर रहा था वो जीन हटा दिया और उसी जगह पे हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, तो हमने कैंसरस सेल लाइन में भी वही किया है। जो कैंसर कॉज करता है जीन, उसको हमने हटा दिया, और उसकी जगह पे ही उसी जगह पे तुम क्या इंसर्ट करोगे? अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट। और फिर एनिमल सेल में पूरा ग्रो करके उसको डाल दो, तो हो जाएगा हमारे एनिमल सेल में वो जीन क्या हो जाएगा? एक्सप्रेस हो जाएगा। आई बात समझ? चलो आगे मूव करते हैं। अब कॉम्पिटेंट होस्ट। अब कॉम्पिटेंट होस्ट मतलब, अब देखो, अभी तक तुमने क्या क्या पढ़ लिया कि मैम हमने DNA ले लिया, उसमें कट लगा लिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की मदद से। ठीक है, उसका कट पीस किया। सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से हमने प्लाज्मिड में या वेक्टर में कट लगाया, जो हमने 4 टाइप के पढ़े, या तो प्लाज्मिड, या तो बैक्टीरियोफेज, या तो फिर प्लांट है तो TI प्लाज्मिड, और एनिमल है और मतलब TI प्लाज्मिड ट्यूमर कॉजिंग सेल्स, और अगर एनिमल है तो रेट्रोवायरस कैंसर सेल है। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया। अगर प्लाज्मिड है तो सेम उससे हमने यहाँ भी कट लगाया, इन दोनों को लाइगेज के साथ जोड़ दिया, ये बन गया हमारा रिकॉम्बिनेंट DNA बन गया है। ठीक है, अभी क्या करोगे? याद करो, मैंने जो कल लास्ट क्लास में माइंड मैप दिखाया था, उसमें क्या करोगे? उसके मैम अब ये इतनी मेहनत से बनाए तो उसकी हम कॉपीज बनाएंगे, एम्पलीफाई करके रखेंगे। हाँ, जो करोगे तुम PCR से, जो थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे। पर उसके लिए जब ये पूरा बन जाएगा, हमने चलो इसका मल्टीपल कॉपी बना के रख ली, अब ये क्या करोगे? इस रिकॉम्बिनेंट DNA को होस्ट में डालोगे कि नहीं? तो होस्ट में जाने से वो ऐसे डायरेक्टली तुम ऐसे रख दोगे, एक इकोलाई रख दोगे और रिकॉम्बिनेंट DNA साइड में रख दोगे, उसके अंदर एंटर ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मैम ये क्या है? रिकॉम्बिनेंट DNA। DNA क्या होता है मैम? हाइड्रोफिलिक होता है नेचर में। और अच्छा, इकोलाई क्या है मैम? सेल है। सेल की क्या होती है मैम? सेल मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है मैम? लिपिड बायलेयर रहती है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल के अकॉर्डिंग। हाँ मैम, तो उसमें भी मैम 2 एंड रहते हैं, हाइड्रोफिलिक जो बाहर की तरफ रहता है और हाइड्रोफोबिक जो अंदर की तरफ रहता है। तो ये जो मॉलिक्यूल है मेरा DNA, वो हाइड्रोफिलिक वाले पोर्शन से तो चला जाएगा। मतलब ये देखो, ये सपोज करो सेल है, सेल की क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसी होती है ना, फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऐसा कुछ रहेगा, फिर बीच में बड़े बड़े एक्वापोरेंस रहेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो हेड है, ये कैसा है? हाइड्रोफिलिक है, जैसा मेरा DNA है। पर ये बीच का जो टेल वाला पोर्शन है वो क्या है? हाइड्रोफोबिक है, उसको डर लगता है पानी से। तो अब क्या हुआ? जो मैंने सोचा कि चलो मेरा रिकॉम्बिनेंट DNA इसके अंदर चला जाएगा, सिर्फ वो कहाँ तक जाएगा? इस हेड वाले पोर्शन तक जाएगा। क्यों? क्योंकि हेड भी था हाइड्रोफिलिक, DNA खुद भी है हाइड्रोफिलिक, पर वो क्या नहीं पास कर पाएगा? वो हाइड्रोफोबिक वाला रीजन को क्रॉस नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसीलिए मुझे कुछ अलग टेक्निक लगानी पड़ेगी और मेरे इस सेल को क्या बनाना पड़ेगा? कंपीटेंट बनाना पड़ेगा। कैसे बनाऊंगी मैं यूज करूंगी या तो डाइवेलेंट केटायन, जैसे हो गया तुम्हारा कैल्शियम, मैग्नीशियम। ठीक है, या फिर उससे होगा क्या कि पोर्स क्रिएट हो जाएंगे सेल वॉल में। ठीक है, या फिर मैं हीट शॉक मेथड यूज करूंगी। तो हीट शॉक मेथड में क्या करते हैं? हम आइस में रखते हैं, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, फिर डायरेक्ट शिफ्ट करते हैं किसमें? 42 डिग्री सेल्सियस, और फिर वापस कहाँ लेके आ जाते हैं? आइस में। तो 0 एकदम ठंडा चल रहा है, फिर एकदम हाई
42 और फिर वापस ठंडा हो गया, तो उस केस में परमिएबिलिटी ओपन हो जाती है, ठीक है। और जो ये बाहर डीएनए रखा है वो कहाँ चला जाता है, उस सेल के अंदर। कौन से सेल के अंदर, होस्ट सेल के अंदर, ठीक है। ये तो मैम हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका, अगर मेरे को मैम ये सब नहीं करना है तो मैं क्या करूं, अगर हमें एनिमल में ये चीज करनी है तो हम करते हैं माइक्रो इंजेक्शन। एक पतली सी नीडल रहती है जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आएगी साइटोप्लाज्म में, फिर साइटोप्लाज्म को भी क्रॉस करके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी अंदर आएगी और अंदर जो डीएनए डायरेक्ट वहां जाके इंजेक्ट हो जाएगी, ठीक। अगर ये किस में करना है, एनिमल सेल में। अगर प्लांट सेल में करना है, सूटेबल फॉर प्लांट्स, तो क्या करते हैं हम, जीन गन या फिर बायोलिस्टिक का यूज करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें वही जीन गन या बायोलिस्टिक, इसमें जो तुम्हारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको अटैच किया किसके साथ जाता है, एक हेवी पार्टिकल के साथ, जो गोल्ड का हो सकता है, टंगस्टन का हो सकता है, और हाई वेलोसिटी में एकदम क्या किया जाता है, शूट किया जाता है। गन नाम है ना, तो शूट ही करोगे। कहाँ किया जाएगा शूट, वही जो सेल है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो शूट कहाँ कर देंगे, सेल के ऊपर करेंगे। पर इतनी हाई वेलोसिटी और उसके पेनिट्रेशन पावर के कारण वो वापस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, साइटोप्लाज्म को क्रॉस करेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा और अंदर कहाँ जाएगा, डीएनए के पास। तो इसी तरीके से क्या हम यूज करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, बायोलिस्टिक या फिर जीन गन। तो अगर उन्होंने इतना सा पूछा that how you will prepare competent host, तो 2-3 तरीके। पहला तरीका तो भैया लिख के आना पड़ेगा कि यूजिंग डाइवेलेंट कैटायन, दूसरा हीट शॉक मेथड, तीसरा माइक्रो इंजेक्शन और चौथा बायोलिस्टिक या फिर जीन गन। हुआ इतना क्लियर? इतनी सारे वर्ड्स लिखने पड़ेंगे तब जाके तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। चलो आगे आते हैं। अब देखो ये हमने बड़ा बड़ा तुम्हारे, अब ये जो है मैंने कीवर्ड तुम्हारे बुक के अकॉर्डिंग ही बनाया, मतलब तुमको इजी रहेगा याद करने के लिए। पर मैं ये सजेस्ट करूंगी कि एक बार इसका ये पढ़ने से पहले इसका माइंड मैप देखो। माइंड मैप देखने के बाद फिर वो सारी चीजें जितने भी टॉपिक्स है ना उसके अंदर वो सारी चीजें फिट करो, ठीक है। तो अब आते हैं, अब वापस तुम्हारी बुक में वही चीज बार बार आगे पीछे दाएं बाएं एक ही चीज 10 बार दी हुई है। तो अब उन्होंने कैसे बोला, अब उन्होंने सीक्वेंस में हर चीज बताई है। मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस ऑर्गेनिज्म को पहचानेंगे जिससे हमको कोई सुपर ह्यूमन बनाना है। तो जो था हमारा क्या, स्पाइडर, हमने ऑर्गेनिज्म को पहचान लिया। तो क्या हमको वो पूरा चाहिए, क्या नहीं, उसका क्या चाहिए, सिर्फ डीएनए। तो हम डीएनए को आइसोलेट करेंगे। तो देखो फर्स्ट स्टेप क्या है, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो क्या मुझे उसके ऑर्गन्स चाहिए, नहीं मैम। तो क्या मुझे उसके टिश्यूज चाहिए, नहीं मैम। क्या मुझे उसको सेल चाहिए, नहीं मैम। तो क्या मुझे उसकी सेल मेम्ब्रेन चाहिए, नहीं। तो साइटोप्लाज्म चाहिए, नहीं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चाहिए, नहीं। तो प्रोटीन्स चाहिए, नहीं। क्या चाहिए मुझे, सिर्फ डीएनए। तो अगर ये सारी चीजें नहीं चाहिए तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, एंजाइम्स यूज करने पड़ेंगे, ताकि ये जितनी चीजें प्रेजेंट है डीएनए के पहले सब क्या हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए, डिग्रेड हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या, इसीलिए वो वर्ड लिखा है फ्री फ्रॉम अदर मैक्रो मॉलिक्यूल। मतलब मुझे ये बाकी कोई भी मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ डीएनए चाहिए, ठीक है। तो अगर बैक्टीरिया यूज कर रही हूं तो मैं उसके सेल वॉल को डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज करूंगी, लाइसोजाइम। अगर मैं प्लांट यूज कर रही हूं तो प्लांट का सेल वॉल किसका बना रहता है, सेलुलोज का बना रहता है। तो मैं क्या यूज करूंगी, सेलुलेज यूज करूंगी। अगर मैं एक फंगस से कुछ चाहती हूँ ऑब्टेन करना, तो फंगस की सेल वॉल किससे बनी रहती है, फंगल काइटिन की। तो मैं काइटिनेज यूज करूंगी, ठीक है। अगर मुझे आरएनए भी नहीं चाहिए, ठीक है, सो सपोज करो एमआरएनए बना होगा, वो सेल मैंने तब निकाला जब कोई ट्रांसलेशन चल रहा होगा, तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, राइबोन्यूक्लियेज। क्या है ये, एक एंजाइम है। अगर मुझे प्रोटीन नहीं चाहिए तो मैं कौन सा एंजाइम यूज करूंगी, प्रोटीएज या फिर पेक्टिनेज, ठीक है। अब बोलोगे मैम हमारा वाइल में हमने सारी चीजें डाइजेस्ट कर दी, अब सब मिक्सचर के फॉर्म में प्रेजेंट है। हाँ ये तो तुमने किया था, पर मुझे क्या चाहिए, मेरे को तो सिर्फ डीएनए चाहिए। तुमने टर्म 1 के प्रैक्टिकल में किया हुआ है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, एक ऐसा सब्सटेंस ऐड करूंगी जिस वजह से सारी चीजें नीचे रह जाएंगी और मेरा डीएनए इनसॉल्युबल होने के कारण वो ऊपर क्या करने लगेगा, फ्लोट करने लगेगा। उसके लिए मैं क्या यूज करती हूँ, चिल्ड इथेनॉल। और फिर बाद में एक फाइन थ्रेड जैसा क्या बन जाएगा, सस्पेंशन बन जाएगा, ऊपर वो तैरने लगेगा। बस अब मैं क्या, स्पूलिंग से उसको निकाल लूंगी। हुआ क्लियर? आगे मूव करें। तो ये था इंपॉर्टेंट। अब तुमने क्या किया, वापस जल्दी से बताओ। अब यहाँ का कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। मैम हमने डीएनए निकाल लिया, तो डीएनए क्या पूरा चाहिए तुमको, डीएनए नहीं मैम, छोटा सा पोर्शन चाहिए जिसमें जीन हो। तो क्या यूज करोगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। एक्सोन्यूक्लियस के एंडोन्यूक्लियस, मैम एंडोन्यूक्लियस अंदर कट लगाने हैं, ठीक है। एंडोन्यूक्लियस यूज कर लिया। तुम्हारी बुक में कितने एंडोन्यूक्लियस मेंशन है मैम, 2। कौन कौन से, हिंद 2 जो 6 बेस पेयर को काटता है, और इकोराई 1 जो क्या करता है, एक रिकॉग्निशन साइट जिसका नाम क्या है, पैलिंड्रोम जिसका नाम क्या है, GAATTC जिसके बीच में G और A
के बीच में कट लगाता है, ठीक है। तो हमने इसका मदद करके बहुत सारे कट लगा दिया। अब कट लगाने के बाद क्या करोगे, अब तुमको कैसे पता है इस कट में से तुम्हारा काम का कट कौन सा है? मैम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। बहुत बढ़िया, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर लिया, मुझे अपना चॉइस ऑफ डीएनए मिल गया, उसको इल्यूट कर लिया। इल्यूट करके क्या करूंगी मैम, सिमिलरली उसको वेक्टर के साथ जोड़ दूंगी। तो वेक्टर के साथ जुड़ भी गया। वेक्टर कौन कौन से यूज़ कर सकते हो जल्दी बताओ मैम? प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज, और अगर हमें डायरेक्टली ही करना है यूज़ तो प्लांट सेल के लिए हम यूज़ करेंगे ट्यूमर या टीआई प्लाज्मिड जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमर फेशियन से निकाला हुआ है, या फिर एनिमल में हम कैंसर सेल रेट्रोवायरस यूज़ करेंगे, ठीक है। अब बताओ मुझे कि ये दोनों बन गए, अब इसको क्या बोलूंगी मैम? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इतनी मेहनत से बनाए तो एक ही कॉपी रखोगे अपने पास? नहीं मैम, मल्टीपल कॉपीज रखनी है। तो देखो आगे अब क्या करेंगे, उसी के हम क्या करेंगे, मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे। तो मल्टीपल कॉपी या फिर एम्पलीफाई करेंगे। और एम्पलीफिकेशन करने के लिए क्या यूज करते हैं? पीसीआर। पीसीआर का फुल फॉर्म क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। कैसी टेक्निक है ये इन विट्रो टेक्निक है। इतना आया समझ में? फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर स्टार्ट करते हैं यहीं से। तो देखो याद क्या करोगे कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कैसी है? इन विट्रो। क्यों मैम? क्योंकि हमने क्या ले रहे हैं, हम एक थर्मल साइक्लर ले लिया। बोलोगे मैम थर्मल साइक्लर? समझो बात को, पीसीआर एक मशीन है, ठीक है। आधे बच्चों को यही नहीं पता रहता कि पीसीआर है क्या। एक डब्बा होता है, मशीन होता है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो क्या हो रहा है, जो कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। क्या कंट्रोल कर रहा है? सारे टेम्परेचर कंट्रोल कर रहा है अलग अलग टाइम पे। याद करो इस जो स्टेप है पीसीआर में 3 स्टेप होती है। कौन कौन सी? डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन। अब तुम्हारी बुक में ये अलग बात है कि एक ही स्टेप की उन्होंने टेम्परेचर मेंशन है, बल्कि होता ये है कि हर स्टेप की अलग अलग टेम्परेचर होता है, और ये जो मशीन है ये वही टेम्परेचर क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक है। अब ये मशीन रहती है, उसमें एक छोटा सा जगह रहती है जिसमें आप अपना क्या रखते हो? क्यूवेट रखते हो। क्यूवेट मतलब मैम छोटा सा वाइल टाइप रहता है जिसमें जो भी तुम्हारा सैंपल रहेगा ना सब डाल के रख के उसके अंदर रख देते हो और बंद कर देते हो उस थर्मल साइक्लर को। और जितना टाइम सेट करोगे या जितनी साइकिल्स, अब इसमें टाइम नहीं चलेगा, इसमें क्या चलेगा? साइकिल्स चलेंगी। साइकिल क्यों मैम? क्योंकि हम एक साइकिल में एक जो डीएनए है, तुम्हारा डीएनए क्या है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ऐसा डबल स्ट्रैंडेड है ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इसका क्या करना चाहते हो? सपोज कर तुम दो अलग अलग, अब इसी का डबल स्ट्रैंडेड का तुम 2 कॉपीज बनाना चाहते हो, तो कॉपीज कैसे बनेंगी? रेप्लिकेशन वाली प्रोसेस से। सबसे पहले क्या करोगे? इसी डीएनए को तोड़ोगे मतलब क्या करोगे? सिंगल स्ट्रैंडेड बनाओगे कि नहीं? ये बन गया सिंगल स्ट्रैंडेड, तो सिंगल स्ट्रैंडेड बनेगा और फिर क्या स्टार्ट होगी? रेप्लिकेशन वाली प्रोसेस होगी। जब ये रेप्लिकेट हो जाएगा तो ये किस में मिलेगा तुमको? डबल स्ट्रैंडेड में। तो ये जो है मतलब एक स्ट्रैंड का 2 स्ट्रैंड बन गए, इसको बोलते हैं एक साइकिल। तो जो तुम्हारा पीसीआर है वो किस पे काम करता है? साइकिल्स पे काम करता है। तुम उसमें एंट्री करते हो कि तुमको कितनी साइकिल चाहिए, और फिर पहले तुम कैलकुलेट करते हो कि तुम्हें कितने अमाउंट में तुम्हारा डीएनए चाहिए। सपोज करो तुम्हारे पास 1 या 2 ही स्ट्रैंड है, पर तुम चाहते हो कि नहीं 800 स्ट्रैंड्स बने, तो तुम्हें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि एक स्ट्रैंड का बनता है कितना? 2 स्ट्रैंड। तो मुझे चाहिए कितने कि और ये एक स्ट्रैंड का 2 स्ट्रैंड कितने साइकिल में बनता है? एक साइकिल में बनता है। और मुझे अब कितना चाहिए? 2 जो n वाला एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्मूला नहीं रहता, उसमें ये वाला लगेगा। तुम्हारी बुक में मेंशन नहीं है, बट जब तुम नीट के लिए पढ़ोगे और सीयूईटी के लिए पढ़ोगे तो वहां पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इसी साइक्लर के बेसिस पे रहते हैं, वही फॉर्मूला का यूज करके कि बताओ अगर इतने साइकिल्स लगे तो कितना तुम्हारे पास डीएनए कंटेंट आया या कितने स्ट्रैंड्स आ गए, वो मैं वही पढ़ाऊंगी। तो चलो अभी इतना समझो कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है? एक थर्मल साइक्लर है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है? तुम्हारे डीएनए को एम्पलीफाई करता है। एम्पलीफाई कैसे करता है? इन विट्रो एम्पलीफिकेशन करके। तो हम क्या करते हैं? क्यूवेट लेते हैं जिसमें हम कुछ चीजें ऐड करके इस मशीन के अंदर बंद करके साइकिल्स लगा देते हैं। तो उस क्यूवेट में ऐड क्या करोगे? ये सबसे पहले बताओ, सैंपल ऐड करोगे। सैंपल मतलब तुम्हारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिसका तुम चाहते हो एम्पलीफिकेशन कराना। अब एम्पलीफिकेशन वापस कैसे होगा मैम? ये डबल स्ट्रैंड का हमें 2 स्ट्रैंड बनानी है, तो सबसे पहले तो इन डबल स्ट्रैंड को क्या करना पड़ेगा? 2 अलग अलग सिंगल स्ट्रैंड में डिवाइड करना पड़ेगा। तो सिंगल स्ट्रैंड में करना पड़ेगा मतलब डीनेचुरेशन करना पड़ेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। तो डीनेचुरेशन ही क्या है इसकी पहली स्टेप, ठीक है, डीनेचुरेशन। तो डीनेचुरेशन होता कैसे है? वापस हाई टेम्परेचर पे होता है, हीट की मदद से होता है, 90 to 95 डिग्री सेल्सियस। लो हो गई मैम फर्स्ट स्टेप। उसके बाद क्या करोगे मैम? उसके बाद होती है स्टेप 2 जिसका नाम क्या है मैम? एनीलिंग है।
एनीलिंग में क्या होता है मैम? कुछ नहीं, जो हमारा डीएनए है उसमें प्राइमर जुड़ जाता है। ये हो गया, सपोज करो यहाँ प्राइमर जुड़ गया। अब प्राइमर जुड़ेगा इसलिए उस स्टेप 2 को क्या बोलते हैं? एनीलिंग। मतलब मैम ये क्लियर हो गया कि जो हमारा सैंपल है छोटा सा, मतलब जो हमारा क्यूवेट है जिसमें सैंपल डाला है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, उसके बाद हमें क्या डालना पड़ेगा? 2 सेट्स ऑफ प्राइमर, क्योंकि एक प्राइमर यहां लगेगा, एक प्राइमर यहां लगेगा, ठीक है। उसके बाद ये लिखा है ना सेट्स ऑफ प्राइमर, तो कितने सेट्स ऑफ प्राइमर? 2 सेट्स ऑफ प्राइमर। उसके बाद क्या करोगे मैम? ये प्राइमर किसी को बुलाएगा, किसको बुलाएगा मैम? पॉलीमरेज को। तो पॉलीमरेज, इसका यहाँ कुछ नॉर्मल पॉलीमरेज है कि स्पेशल पॉलीमरेज है? हाँ मैम, थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज है। क्यों थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज है? क्योंकि मैम अगर हमने नॉर्मल पॉलीमरेज लिया तो जब पहली वाली रिएक्शन रहेगी जो 90 to 95 डिग्री सेल्सियस में, उसमें हमारा पॉलीमरेज खराब हो जाएगा। इसलिए हमको एक ऐसा पॉलीमरेज लेना पड़ेगा जो क्या है? थर्मोस्टेबल। तो वो कहाँ से निकाला गया है मैम? एक वो बैक्टीरिया से निकाला गया है जिसका नाम क्या है? थर्मस एक्वाटिकस। इसलिए उस पॉलीमरेज को क्या बोलते हैं? टैग पॉलीमरेज, ठीक है। अच्छा, ये क्या ऐसे थर्मोस्टेबल क्यों है? क्योंकि मैम जो थर्मस एक्वाटिकस है वो खुद एक एक्सट्रीमोफाइल है, एक्सट्रीम टेम्परेचर में रहता है, हॉट स्प्रिंग्स में मिलता है। तो अगर वो रह सकता है तो उसके अंदर के सारे मैक्रोमोलिक्यूल कंपोनेंट्स, सारे बायोमोलिक्यूल क्या रहेंगे? वो भी थर्मोस्टेबल रहेंगे। इसलिए हमने उसमें क्या लिया? एक एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, इसमें कौन सा? टैग पॉलीमरेज को इंक्लूड कर दिया, ठीक है। टैग पॉलीमरेज ले लिया, अब क्या करोगे मैम? अब पॉलीमरेज ले लिया तो पॉलीमरेज उसके साथ साथ कुछ जोड़ने लगेगा। क्या जोड़ेगा? वही हमारी स्टेप नंबर 3 है जिसका नाम क्या है? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में होता क्या है? पॉलीमरेज ने, ये जो तुम्हारा प्राइमर है, प्राइमर पे आके कौन जुड़ा? पॉलीमरेज जुड़ा। पॉलीमरेज ने क्या किया? उसने रीड करना स्टार्ट किया और उसने बोला अरे अगर ये टेम्पलेट है। अच्छा, एक और चीज याद रखना, अब ये जो तुम्हारा डबल स्ट्रैंडेड के जो सिंगल स्ट्रैंड है इसको हम किसकी तरह कंसिडर करेंगे? टेम्पलेट की तरह कंसिडर करेंगे, है ना। तो टेम्पलेट क्या होता है? टेम्पलेट कुछ और नहीं, जिसको हम बेसिकली रीड करके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाते हैं, उसको टेम्पलेट बोलते हैं। टर्म 1 में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन वाली और ट्रांसलेशन प्रोसेस में, ठीक है। तो जैसे तुमको याद होगा जब ट्रांसलेशन होता है मतलब एमआरएनए से प्रोटीन बनता है तो वहां पे तुम टेम्पलेट किसको कंसीडर करते हो? एमआरएनए को। फिर जब तुम ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हो मतलब डीएनए से एमआरएनए बना रहे हो तो वहां टेम्पलेट किसको कंसीडर करते हो? डीएनए को, ठीक है। और जब रेप्लिकेशन होता है तो एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनता है, तो उस केस में टेम्पलेट किसको कंसीडर करते हो? डीएनए को ही। तो यहाँ भी तो वही हो रहा है, रेप्लिकेशन ही तो हो रहा है, एक डीएनए का दूसरा बन रहा है। तो अब यहाँ पे ये 2 अलग अलग सिंगल स्ट्रैंड में टूट गए, तो अब ये जो सिंगल स्ट्रैंड है वो किसकी तरह काम करेगी? जीनोमिक डीएनए एज टेम्पलेट। और इसी का क्या होगा? एम्प्लीफिकेशन। कितना एम्प्लीफिकेशन होगा? 1 बिलियन कॉपीज के ऊपर होगा अगर इसमें 30 साइकिल्स लगी तो, ठीक है। अब तो मैम कौन कौन सी स्टेप है? पहली है डीनेचुरेशन, दूसरा है एनिलिंग। डीनेचुरेशन में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का हुआ सिंगल स्ट्रैंडेड हीट की मदद से, फिर उस सिंगल स्ट्रैंडेड में जब प्राइमर आके जुड़ गया उसको बोला हमने एनिलिंग। उस प्राइमर में आके कौन जुड़ेगा? पॉलीमरेज, उसको एक्सटेंड करने लगेगा और साथ साथ में क्या जोड़ने लगेगा? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड, जिसी को हम डीएनटीपी बोलते हैं। और कैसा पॉलीमरेज है मैम? टैग पॉलीमरेज, जो थर्मोस्टेबल है, जो थर्मस एक्वाटिकस से निकाला गया है। तो इस तरीके से क्या होगा? यहाँ पे हमारा पॉलीमरेज होता है। और आखिरी स्टेप क्या है? एक्सटेंशन, जिसमें ये सब क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, ठीक है। वापस अगर किसी ने एम्पलीफाई वर्ड यूज किया या मल्टीप्लाई वर्ड यूज किया मतलब सीधे सीधे क्या पूछ रहे हैं? पीसीआर पूछ रहे हैं। अब अगर उन्होंने पीसीआर तुमको एक्सप्लेन करने के लिए बोला है तो भैया वहीं रुक मत जाना, डायग्राम भी बना के आ जाना, ठीक है। चलो, अब हो गया तुम्हारा इतना सारा प्रोसेस होके, इतना सारा बल्क में मिल गया। अब क्या करोगे मैम? होस्ट में डालेंगे, कंपीटेंट सेल बनाएंगे, बहुत बढ़िया। फिर क्या करोगे मैम? ग्रो करेंगे। तो अब तुम्हारा फॉरेन जीन या फिर रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन ग्रो करोगे। किस पे? छोटे से इसमें नहीं मैम, वो तो हमने लैब में टेस्ट वेस्ट करके सारी चीजें ऑप्टिमम पूरा प्रोसेस हमने स्टैंडर्डाइज कर दिया। पर अब तुम्हारा मोटर इतना सा ही ग्रो करना था क्या? नहीं। अगर इंसुलिन का इतना सा ही बनाओगे फिर वापस वही सारी चीजें शुरू करोगे? नहीं मैम, एक बार हमने टेस्ट कर लिया कि नहीं ये सक्सेसफुली बन रहा है, अब इसको लार्ज स्केल में बनाएंगे। तो लार्ज स्केल में जब बनाओगे तो किसका यूज करोगे? बायो रिएक्टर्स का यूज करोगे, ठीक है। तो बायो रिएक्टर्स वापस क्या है मैम? कुछ नहीं, एक डब्बा है। अब इसका भी डायग्राम कौन सा? एक कंटेनर है जिसमें क्या क्या कंट्रोल हो रहा है मैम? सारी चीजें कंट्रोल हो रही है,
सबसे पहले क्या कंट्रोल हो रहा है, पीएच कंट्रोल हो रहा है, एयर कंट्रोल हो रही है, तो स्टेराइल एयर यहाँ से भी आएगी, स्टीम के फॉर्म में तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है इस जगह के लिए, और नीचे के लिए उन्होंने सिर्फ नॉर्मल स्टेराइल एयर मेंशन किया है। उसके बाद मैम टेम्परेचर भी कंट्रोल होता है, टेम्परेचर वाला पॉइंट तुम्हारे बुक के डायग्राम में मेंशन नहीं है, पर जब अगर तुम ड्रॉ करके आ रहे हो तो बना के आ जाना, ठीक है। उसके बाद मैम पूरा मीडियम मेंटेन हो रहा है, उसको पूरी तरह पूरे टाइम ऐसे मिक्स किया जाता है ब्लेड्स की मदद से, ठीक है। तो और मीडियम क्या है, टाइम टू टाइम हटाया जाता है, मतलब पुराना मीडियम हटाया जाएगा या प्रोडक्ट कलेक्ट किया जाएगा और फ्रेश मीडियम को ऐड किया जाएगा, फ्रेश मीडियम ऐड होगा, एडेड फ्रॉम अदर। और इसको मिक्स क्यों कर रहे हो मैम, ताकि माइक्रोब इवनली मिक्स रहे, स्प्रेड रहे, अपना काम करते रहे, और माइक्रोब कौन से फेज में रहे, हमेशा एक्टिव या एक्सपोनेंशियल फेज में रहे, ताकि तुम्हें क्या मिले, लार्जर बायोमास मिले, और ताकि तुम्हारा जो डिजायर्ड प्रोटीन है वो ज्यादा क्वांटिटी में ऑब्टेन हो, ठीक है। कितने कितने तक का तुम प्रोडक्ट बना सकते हो, 100 से लेके 1000 लीटर तक, इतना ज्यादा प्रोडक्ट तुम ऑब्टेन कर सकते हो एक टाइम में, ठीक है। वापस तुम्हारे बुक में 2 टाइप के बायोरिएक्टर दिए हुए हैं, कौन से, स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर, और एक जिसमें ऑक्सीजन यूज होता है तुम्हारे मिक्सिंग के लिए, याद आया, दोनों इंपॉर्टेंट है। वापस स्टर टैंक बायोरिएक्टर आ सकता है ड्रॉ करने के लिए, वो इतना स्पेसिफिक मेंशन नहीं करेंगे, वो बस बोलने के वाई स्टर टैंक बायोरिएक्टर या विच काइंड ऑफ बायोरिएक्टर इज मोर बेटर देन अदर, एक्सप्लेन विद द रीजन, और रीजन बोलने मतलब चुपचाप डायग्राम बना के आ जाना, ठीक है। अब रीजन क्या है, क्योंकि बायोरिएक्टर क्या कर रहा है, ऑप्टिमल कंडीशंस को मेंटेन कर रहा है। कौन कौन से, अभी हमने डायग्राम बनाया था, सबसे पहले क्या बनाया था, पीएच, उसके बाद क्या बोला, टेम्परेचर, उसके बाद हमने ऑक्सीजन बोला, ऑक्सीजन किस फॉर्म में आएगी, एयर फॉर्म में, तो एयर कैसी आएगी अंदर, स्टेराइल एयर के फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे मीडियम के अंदर क्या क्या एडेड रहेगा, सबस्ट्रेट ऐड रहेगा, सॉल्ट रहेगा, विटामिन्स रहेंगे, अच्छा। उसके बाद तुम्हारा फोम भी क्रिएट होगा, तो फोम रिमूवर भी रहेगा, ब्लेड्स भी रहेंगी जो उसको पूरे इवनली मिक्स करता रहेगा, एक जगह से प्रोडक्ट बाहर निकलता चलेगा, एक जगह से नया मीडियम ऐड होता चलेगा। तो ये सारी चीजें तुमको क्या करनी है, याद रखनी है। और आखिरी टॉपिक क्या है अब, अच्छा, स्टर टैंक बायोरिएक्टर इन डिटेल पढ़ना है, क्योंकि सिंस उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो वही सारी चीजें वापस देख लो। क्या है, सिलेंड्रिकल है, इवनली मिक्स करता है ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी को, कैसे, ब्लेड्स के थ्रू, है ना, घूमता है, एजिटेटर सिस्टम है, उसके बाद ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम है इन द फॉर्म ऑफ स्टेराइल एयर, फोम कंट्रोल सिस्टम है, एकदम ऊपर तुम फोम कंट्रोल सिस्टम बनाते हो, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम मैंने बताया तुम्हारी बुक के डायग्राम में मेंशन नहीं, तो बना के आ जाना, कंट्रोल सिस्टम, फिर स्टैम्पलिंग पोर्ट, और स्मॉल वॉल्यूम में भी हर चीज चेक होती रहती है पूरे टाइम, ठीक है। आखिरी वाला टॉपिक इस चैप्टर का नाम क्या है, अब तुमने प्रोडक्ट ऑब्टेन कर लिया, करोगे क्या, अरे उसको प्यूरिफाई करो, फिल्टर करो, पैक करो, और एक बार क्लिनिकल ट्राई करके देखो कि क्या ढंग से वो काम कर रहा है कि नहीं, तभी तो वो जाएगा ना मार्केट लेवल पे, कमर्शियल लेवल पे। तो देखो, तुम जैसे ही तुम्हारा प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है, तुमने क्या किया, सेपरेट किया, प्यूरिफाई किया, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत माइक्रोब्स भी आ सकते हैं, उसमें थोड़ा बहुत पुराना मीडियम भी आ सकता है, पर तुमको तो सिर्फ प्रोडक्ट चाहिए, तो तुम क्या करोगे, फिल्ट्रेशन लगाओगे, है ना, सेपरेट करोगे, प्यूरिफाई करोगे, तो इसी को क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस बोलते हैं। अब इसकी हर प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ रहेगी, मतलब कितने टाइम तक इसको यूज किया जा सकता है, इसलिए उसमें क्या ऐड करोगे, प्रिजर्वेटिव्स ऐड करोगे। ऐड करने के बाद पैकेज हो जाने के बाद आ गया तुम्हारा प्रोडक्ट तैयार है। अब इसको टेस्ट तो करके देखो, पहले क्लिनिकल ट्रायल करके देखो, एंड में ह्यूमन ट्रायल करके देखो कि सच में ये यूजेबल है कि नहीं, तो वही लिखा है उन्होंने, क्लिनिकल ट्रायल या ह्यूमन ट्रायल, ठीक है। इतना आया समझ में, और यहाँ पे तुम्हारा ये चैप्टर क्या होता है, खत्म होता है। तो अब तुमको क्या करना है, रिवाइज करना है। क्या करोगे रिवाइज करने, गूगल पे जाओ, टाइप करो www.magnetbrains.com, जैसे ही एंटर करोगे ये वेबसाइट आ जाएगी, ये होम पेज आएगा, अपना क्लास सिलेक्ट करोगे, सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे, चैप्टर सिलेक्ट करोगे और सुनना शुरू करोगे। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, बने रहना है मेरे साथ, मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। अभी तो बहुत सारी पढ़ाई बाकी है, फुल ऑन फुल स्कोर करना है, तो तब तक स्टडी हार्ड।